हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस्तेकबाल करता हूं। कैसे मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी क्लास में व्यस्त भी होने के लिए जा रहे हैं। हालांकि आप लोग व्यस्त तो इस समय पर रक्षाबंधन की खुशियां मनाने में हैं और आप सभी को एक बार रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी भाई बहनों को खूब सारा प्यार और माता रानी आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखे। तो ये रक्षाबंधन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और आपकी जो पॉकेट है ना उसको थोड़ी सी लूज़ करवाए, सिस्टर के लिए कुछ अच्छा अच्छा देने के लिए। उसके साथ साथ उसको लिए हमेशा के लिए उसके लिए प्यार और उसके हमेशा उसके लिए भाई जिम्मेदारी उसको समझना है। तो अपनी बहन अपना प्यार होता है और अपनी बहन से हमेशा प्यार करना, लड़ना नहीं है बिल्ली और चूहे की तरह, है ना। जो बिल्ली और चूहे का जो बैर होता है ना, ऐसा होता है हालांकि बहन भाइयों में, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा प्यार भी होता है। ये मुझे पता चला तब जब मैंने अपनी खुद की बहन को विदा किया था शादी करके, है ना। हम मतलब मेरे से छोटी है और मतलब हालांकि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा इतना नहीं हुआ क्योंकि मैं मोस्टली बाहर ही रहा, तो बहुत ज़्यादा साथ में नहीं, लेकिन प्रेम बहुत ज़्यादा है मेरा और सिस्टर से, है ना। तो एक ही है जो जिसके ऊपर हम लोग बहुत प्यार करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्रेम होता है ना बहन भाई का, एक अटूट बंधन होता है और ये बंधन ही पे एक पवित्र बंधन होता है। और इस पवित्रता का हमेशा ध्यान रखते हुए आप लोग और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। और मैं कहूँगा कि आप सभी बहन भाइयों के ऊपर खूब सारा माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी लोगों का ये परिवार जो है सुख चैन शांति के साथ रहे। और थोड़ा सा इस भारत के अंदर चल रहे प्रकोपों को देखते हुए आप चीज़ों को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करिएगा और इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखिएगा। जब हम सही हैं तो दुनिया सही होगी। हमारे घर के सामने का रास्ता अगर साफ़ है तो सब लोगों का पूरा रास्ता साफ़ हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमें सेल्फ अपने आप को क्या है भैया, एक सही राह पर चलना है, एक सही दिशा पर लेकर के जाना है। आइएगा, इन्हीं बातों के साथ शुरू कर दे रहे हैं आज की आपकी क्लास को। तो एक बार पुनः आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हैं। चलो, सभी के हाथों पर कलाइयों पर राखी प्यारी प्यारी सी बंध रही होंगी, दिख रही होंगी, सब खूब सारे घेवर में अड़े होंगे, है ना। तो घेवर खाइएगा लेकिन कम खाइएगा, ज़्यादा खाएंगे तो मीठा मीठा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। चलो, घेवर की भैया आप लोग मिठास के साथ साथ क्वेश्चनों की मिठास में आइएगा और चलते हैं क्वेश्चन की पहली मिठास पर। जाने से पहले माता रानी सरस्वती जी का आशीर्वाद ज़रूर लेंगे और माता रानी सरस्वती से यही प्रे करेंगे कि हे माँ सरस्वती, हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करें और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाएं। ऐसी हमारी आपसे कामना है, ऐसी माँ से हमारी प्रे है। चलते हैं सभी साथी माता रानी का नाम लेते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने होगा। क्वेश्चन की बात करते हैं कि कपास का प्रमुख घटक क्या होता है। देखो, कपास की बात आती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं भैया, जैसे कि सेल्यूलोज इसके अंदर देखने के लिए मिलता है मेरे भाई। इसी के अंदर मेरे भैया जल देखने के लिए मिल जाता है। इसी के अंदर प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है, प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के अंदर मेरे भाइयों आपको क्या है, वसीय तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वसीय तत्व देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर आपको क्या भैया, खनिज लवण भी मिल जाते हैं, है ना, खनिज लवण भी मिल जाते हैं ना। तो खनिज लवण भी होते हैं इसके अंदर। इनकी वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो सेल्यूलोज की मात्रा इसके अंदर कितनी होती है, जल की मात्रा कितनी होती है, वसीय तत्वों की मात्रा कितनी होती है, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो ये 90.0% आपकी 91.0% आपके अंदर क्या है, सेल्यूलोज पाया जाएगा। आपके अंदर नहीं, मतलब किसके अंदर? कपास के अंदर। 7.85 क्या पाया जाता है भैया, इसमें पानी की मात्रा पाई जाती है। 0.55 इसमें क्या पाया जाता है भैया, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। वहीं पर अगर मैं वसीय तत्व की बात करता हूं तो 0.40% वसीय तत्व देखने के लिए मिलते हैं। और खनिज लवण की अगर मैं बात करता हूं तो 0.20 इसमें भैया खनिज लवण देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे अच्छा क्या मिल रहा है भाई आपको, ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है सी इज़ द करेक्ट हियर, ठीक है भाई। सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपके एनडीए के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में या कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। तो ये हर उस डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए जनरल साइंस वाला सेशन है, जो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझने के लिए जा रहे हैं, ठीक है भाई। आइएगा, इन प्रश्नों को देखते चलिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतानों में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतानों में ले जाए जाते हैं। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, याद रखिएगा भैया। आनुवांशिकी का पिता, है ना, आनुवांशिकी का जो पिता है, पिता किसको माना जाता है भाई मेरे, ये ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। याद रखेंगे, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई
आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई, है ना, सबसे छोटी जो इकाई होती है मेरे भैया, सबसे छोटी जो इकाई होगी, इकाई बोले तो यूनिट होगी, यूनिट कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, जिसका नाम क्या होगा, जीन। जीन क्या होता है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है भैया, क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम की भी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे भैया गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र की जब मैं बात करता हूँ तो मेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, वहीं पर अगर मैं फीमेल के अंदर की बात करता हूँ तो भैया फीमेल में भी गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी ही देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब है कि इनके अंदर जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि 46 क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं हमारे अंदर। कितने होंगे भैया, 46 क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे दोनों के अंदर ही, चाहे मेल हो चाहे फिर वो फीमेल हो। 23वें जोड़ी को भैया सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम के द्वारा क्या है, जो क्रोमोसोम के द्वारा क्या होता है मेरे भाई, जीवों में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं भैया, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन निर्माण करता है हमारी बॉडी के अंदर। लाइसोसोम क्या है, आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं भैया इसे, आत्महत्या, आत्महत्या की थैली के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा मेरे भैया, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है आपसे कि वर्तमान आनुवांशिकी का जनक किसको बोला जाता है। तो ये प्रश्न आंसर करिएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था भैया कि आनुवांशिकी का पिता किसे बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आंसर होगा देख लीजिएगा और आंसर करिएगा फटाफट से। क्या आंसर होने वाला है भैया, इसका आंसर करके बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, जितना होगा उतना जल्दी आंसर करेंगे इसका, फटाफट से भैया। चलो इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या। आगे बढ़ें। इसका आंसर क्या होगा भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है। क्वासिक्योर होता है, रिकेट्स होता है, बेरीबेरी होता है या स्कर्वी होता है। देखो स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। वहीं पर बेरीबेरी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो ये विटामिन बी बन की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स की अगर मैं बात करता हूँ भैया, तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और क्वासिक्योर की बात करता हूँ भैया, तो यही रोग है जो हमें प्रोटीन की कमी से देखने के लिए मिलता है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वासिक्योर। दैट्स मीन योर राइट आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है भाई, प्लेटलेट्स करेगा। अच्छा देखो एक चीज़ आती है, जो हमारी आरबीसी होती है ना, आरबीसी का रासायनिक नाम पूछा जाता है। मैं बता रहा हूँ केमिकल नेम आपको बता रहा हूँ, है ना। क्या बता रहा हूँ भैया, केमिकल नेम बता रहा हूँ आपको इन सबके। तो ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का जो रासायनिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स होता है भैया। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। एरिथ्रोसाइट्स क्या है, आरबीसी का रासायनिक नाम होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ भैया डब्ल्यूबीसी की, तो इसका ल्यूकोसाइट्स होता है। क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स नाम होता है भैया डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स की बात करते हैं भैया, थ्रोम्बोसाइट्स इसका रासायनिक नाम होता है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स इसका रासायनिक नाम होगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भैया आरबीसी जिम्मेदार होती है। क्या होगी,
आरबीसी, करेक्ट है इतनी सी बात। तो आरबीसी क्या करती है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कराने में हेल्प करती हेल्प नहीं सर्कुलेशन करती है। तो सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कहने का ये है कि हेल्प करने का कौन, हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है भैया, वो हेल्प करने वाला होगा। और ये जो हमारी आरबीसी होती है वो ब्लड में क्या है, आरबीसी जो है भैया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। आ जाओ अगला प्रश्न देखिएगा क्या क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि कौन सी धातु मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर करके बताइएगा कि कौन सी धातु ऐसी है भैया जो मानव के द्वारा सबसे पहले क्या की गई थी मेरे भाई, प्रयोग की गई थी। बताओ भाई जल्दी से फटाफट से, कौन सी धातु है जो मानव के द्वारा सबसे पहले। चलो भैया सही आंसर क्या आ रहा है भाई इसका। देखो एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये दो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज और ये दोनों क्या होती है, ये मिश्र धातुएं होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं भैया, ये मिश्र धातु होती है ना, ये मिश्र धातु होती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को है ना। ये मिक्स धातु होती हैं, अलॉय मेटल होता है। अगर मैं बात करता हूँ ये दोनों, जैसे कांसा होता है, कांसे की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कॉपर पाया जाता है, प्लस इसके साथ क्या होता है भैया, SN पाया जाएगा। ये जो पीतल है ना, पीतल की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो पीतल में क्या कॉपर होगा, प्लस इसमें क्या होगा भाई, ZN होगा, है ना। कॉपर और ZN से मिलकर के कांसा पीतल बन जाती है। कॉपर प्लस टिन से मिलकर के भैया कांसा बन जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, तो क्या हो जाएगा भाई, तांबा। तांबा जो है वो मानव ने सबसे पहले क्या किया था भैया, यूज में लाया था। सही आंसर आपका बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर से। किससे आता है भैया, जर्मन सिल्वर से आता है। और जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु होती है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कॉपर होता है और ZN होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कॉपर होगा, ZN होगा, प्लस क्या होता है कॉपर जिंक और क्या होगा मेरे भैया, निकल देखने के लिए मिलता है जर्मन सिल्वर के अंदर। इसमें सिल्वर की मात्रा, अगर मैं सिल्वर की मात्रा की बात करूं तो सिल्वर की मात्रा जर्मन सिल्वर में कितनी होती है, 0% होती है। ये प्रश्न भी खूब सारा पूछने के लिए आया है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जा रहा है, चलो बहुत बढ़िया। लगातार आप अच्छे से चीज़ों को कवर करिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, मानव रक्त में पीएच का लगभग मान क्या होता है, पीएच की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ 2-3 पीएच मान लिखाता हूँ, है ना। सम अदर पीएच स्केल, हेडिंग डाल देना, सम अदर पीएच स्केल। देखो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। जैसे मान के चलो आपसे क्वेश्चन आएगा कि चाय जो होती है ना, चाय का पीएच मान क्या है। जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी का पीएच मान क्या है। आप दूध पीते हैं, दूध का पीएच मान क्या है। आप पानी पीते हैं, पानी का पीएच मान क्या है। और आप समुद्री पानी की बात करते हैं ना, समुद्री पानी, तो समुद्री पानी का, या फिर नींबू पानी लिखते हैं, है ना, नींबू पानी का पीएच मान क्या है। ये प्रश्न बनते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है समुद्री पानी का पीएच मान क्या है ना, समुद्री पानी का पीएच मान क्या है। आपसे यहीं पर प्रश्न अगर पूछ लिया जाएगा मेरे भाई, जैसे क्या है, जो बियर होती है ना, बियर का पीएच मान क्या होता है। जैसे वाइन होती है, वाइन का पीएच मान क्या है। जैसे सिरका होता है, विनेगर जिसे कहते हैं, जो चाउमीन में डाला जाता है, वाइट वाइट सा, है ना, जिसे आप लोग सिरका कहते हैं, सिरके का पीएच मान क्या है। जैसे आपसे एक प्रश्न आता है लार, लार का पीएच मान क्या है। जैसे आपसे एक प्रश्न आता है जठर रस का पीएच मान क्या है। आपसे प्रश्न आता है भैया आंतरी रस का पीएच मान क्या है, आंतरी रस का पीएच मान क्या है। आपसे प्रश्न आता है अग्नाशय रस का पीएच मान क्या है। ठीक है, तो ये सारे पीएच मान आपको याद होने चाहिए। पता नहीं आपके एग्जाम में कौन सा पीएच मान पूछने के लिए आ जाए। चाय के पीएच मान की जब हम बात करते हैं तो 5.5 होता है भैया, कॉफ़ी का 5.0 होता है, दूध का 6.4 होता है, पानी का 7.0 होता है। नींबू पानी की बात कर रहे हैं तो 2 से 3 हम लोग आंसर कर देंगे। हालांकि ज़्यादातर इसका 2.7 माना गया है ना, 2.7 माना गया है, लेकिन 2.7 माना गया, लेकिन 2 से 3 आंसर इसका सही होगा। समुद्री पानी की बात करते हैं तो 8.4 होता है। बियर का 3 से भैया 4 हो जाएगा, बियर का पीएच मान 3 से 4 होगा। वाइन का 2 से 3 करेंगे, सिरके का भी 2 से 3 आंसर कर देंगे। लार का पीएच मान 6.8 करते हैं भैया, 6.8 करते हैं। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 2.0 करेंगे। आंतरी रस का पीएच मान 8.0 से 8.3 करेंगे। और अग्नाशयी रस का पीएच मान जो है 7.5 से लेकर के 8.0 तक चला जाता है। तो
तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। यहाँ मानव रक्त के पीएच मान की बात कर रहा है भैया, तो 7.4 आपका क्या हो जाता है, रक्त का पीएच मान देखने के लिए मिल जाता है। रक्त का पीएच मान कितना मिल जाता है भैया यहाँ पर 7.4। ये मतलब इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था 1909 में 1909 ईस्वी में एक पीएच स्केल को दिया था, और वही पीएच स्केल पर उन्होंने गिनती लिखी 1 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 14 तक। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान अकॉर्डिंग टू दिस स्केल मोर देन 1 एंड लेस देन 7 है तो उसे अम्ल कहा जाता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान मोर देन 7 एंड लेस देन 14 है तो उसे क्या कहा जाता है भैया, क्षार कहा जाता है। ऐसी बात उन्होंने हमें बताई थी, ऐसी बात उन्होंने हमें बताई थी। तो उसके बेस पर देखें तो कुछ लगभग ये निकलते, इनके नियरेस्ट जो ऑप्शन मिलेगा आप लोग आंसर कर देंगे भाई क्लियरली, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। मैंने क्या बताया, विटामिन डी की कमी से क्या होता है मेरे भैया, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है भैया। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। थाइमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, और इस जो एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ सही जवाब क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रिकेट्स की बात कर रहा है, और रिकेट्स को ही हम लोग सूखा रोग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सूखा रोग भी कह देते हैं भैया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ समझिएगा, ऑस्टोमलेशिया नाम का जो रोग होता है वो भी हमें विटामिन किसकी कमी से होता है भैया, डी की कमी से होता है। लेकिन ये किस में होता है, डी की कमी से, ये अडल्ट के अंतर्गत होगा। अडल्ट बोले तो भैया वयस्क व्यक्ति के अंतर्गत होगा। आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है जब प्रकाश का रंग हो जाता है। ये देखो प्राथमिक प्रकाश रंग के रूप में माने जाते हैं, प्राथमिक प्रकाश के रंग के रूप में माने जाते हैं। और जब ये आपस में मिलते हैं तो भैया सफेद रंग देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब जाने वाला है मेरे भाइयों, वो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोग डिस्कस करिएगा, एक एक प्रश्न को आप बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे। तब फिर आप थोड़ा सा वहां पर भ्रमित होंगे कि हम तो इसको पढ़ के ही नहीं आए, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन भैया। तो मेरे भाई इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको समझना है, देखते हुए चलना है, और एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइएगा अगला प्रश्न, कैरेट किसकी रत्न के संबंधित होता है, चमक से, द्रव्यमान से, या कटाई, या फिर शुद्धता से भैया। क्या आंसर इसका सही होगा, जरा आंसर करके मेरे को बता दीजिएगा कि व्हाट इज द करेक्ट हियर। चलो फटाफट से, क्या आंसर बेटा सही हो जाएगा इसका, जल्दी से बताएंगे भाई एक बार फटाफट से सभी साथी, क्या आंसर इसका सही होने वाला है। चलो कैरेट क्या है, ये कैरेट के बारे में बात कर रहे हैं आपसे कि कैरेट क्या है। चलो भाई देखो, एक कैरेट की बात करते हैं तो सोने के नाम से आपने सोना सुना होगा, है ना। कहा जाता है ना सोना जो 24 कैरेट सोना होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक कैरेट की जो वैल्यू होती है ना भाई, एक जो कैरेट होता है, एक कैरेट बराबर कितना होता है, 200 मिलीग्राम होता है भैया। कितना होता है, 200 मिलीग्राम। आपने अपने दादा परदादा से सुना होगा रत्ती, पहले रत्ती चला करती थी कि एक रत्ती, तो हमने एक रत्ती ली। और एक रत्ती का मतलब क्या होता है बेटा, एक रत्ती का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको, एक
एक रत्ती का मतलब होता है 180 मिलीग्राम। 180 मिलीग्राम एक रत्ती की वैल्यू होती है। तो वैल्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब है मास की बात कर रहा होगा, उसके द्रव्यमान की बात कर रहा होगा। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। आइएगा, सेब के फल में लाली का कारण, सेब की जो लालिमा होती है उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे कि लाइकोपीन की बात करते हैं तो लाइकोपीन की वजह से क्या होता है भैया, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। कैरोटीन, कैरोटीन मतलब गाजर का जो लाल रंग होता है ना वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होगा भैया, गाजर। तो ये क्या होती है भाई, गाजर होती है। जेंथोफिल की अगर मैं बात करता हूँ तो जेंथोफिल क्या होता है, जेंथोफिल की वजह से हल्दी का रंग कैसा होता है भैया, जैसा होता होगा वैसा ही होता है ना। अब बचा क्या, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन आपका भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सेब जो है लाल दिखाई देती है एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, तो उसमें एंथोसाइनिन क्या पाया जाता है भाई, एक रंजक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जो उसमें रंग देता है। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है ना, पिगमेंट जो है ना, इसकी वजह से सेब जो होती है, एप्पल जिसे आप लोग कहते हैं, APPLE, है ना, ये क्या होती है भैया, ये लाल रंग की दिखाई देती है। ये कैसी होती है भैया मेरे, रेड रंग की होती है, रेड कलर की होती है ना। कैसी होती है मेरे भाई, ये रेड कलर की होती है, रेड रेड रेड, है ना, ये रेड कलर की होती है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, कितना तापमान होने पर पाठ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होंगे। ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है और ये प्रश्न तो आप लोगों ने बचपन में ही याद कर लिया होगा। इसको चाहे तो आप भैया समझ लो, चाहे आप लोग इसको रट लो, कुछ भी कर लो, ये आपका सेम ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये मान लो। तो इसका मतलब क्या है, -14 होता है। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, फिजिक्स वाले सर ने बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ा दिया होगा। अगर इसे निकालना है तो C/5 करने के बाद में क्या करना है आपको भैया, F-32, और F-32 के अपॉन में क्या आता है भाई, 9 आता है। तो इसी फॉर्मूले को आप लोगों को क्या करना है भाई, सोल्व कर लेना है। कितना रखना है आपको, -40। F की वैल्यू कितनी रखते हैं, -40 रखते हैं। अगर हम F की वैल्यू -40 रखते हैं तो देखो C बराबर अगर हम लोग करते हैं और C का मान हमें निकालना है तो ये क्या आ जाएगा हमारा भाई, F की वैल्यू हमको 40 रखनी है तो क्या आ जाएगा, देखो -40, माइनस के क्या रख दिया 40, और क्रॉस करेंगे ना, ये 5 है, -32 अपॉन क्या आ जाएगा भैया, 9, और इसमें क्या कर लेंगे, इंटू 5 कर देंगे। जब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, C बराबर -72, C बराबर -72 अपॉन क्या आ जाएगा भैया, 9 इंटू 5 भी है। ठीक है, अब इसको काट पीट करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, -40। सीधा सीधा कर दिया है मैंने, बाकी आप लोग इसको ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर 9 की वैल्यू 9 आ जाएगी जी, है ना, तो ये फिर इधर पहुंच जाएगा। बात एक ही है, सीधा सीधा कर लो तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका चाहे तो आप NDA के एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे X ग्रुप की तैयारी कर लो, Y ग्रुप की तैयारी कर लो, या फिर मेरे भाई CDS की तैयारी कर लो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर कोर्स पर 78% का डिस्काउंट आपके स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा था। लेकिन साथ के साथ निर्मल जी सर का बर्थडे था और निर्मल जी सर के बर्थडे पर बच्चों के लिए एक विशेष उपहार दिया गया कि 78+ में ही क्या कर 78% में उन्होंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा 13% का और डिस्काउंट दे दिया कि चलो बच्चों के लिए थोड़ा सा राहत और मिलेगी। तो आपको भैया 78% चलने के साथ साथ आपको क्या दिया जा रहा है, 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आप NG13 कोड लगाएंगे तब जा कर के मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ आपको 100% क्या है भैया, 100% रिवॉर्ड पॉइंट भी जनरेट होंगे, जो आपको अगले कोर्सेज को परचेज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, जो आपकी फ़ीस को वहाँ पर कम करेंगे। तो ज़रूर आप आज ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जुड़ जाएं हमारे साथ एप्लीकेशन क्लास में, एक एक चीज़ को विधिवत तरीके से और डिटेल्ड पढ़ने के लिए मेरे भाई। ठीक है, चलो तो ये 13 से लेके 21 तक का ऑफर है, जिसको आप लोग अवश्य लीजिएगा और ज़रूर से इन्वॉल्व इसमें होइएगा। पक्षियों में होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पक्षियों में क्या होता है मेरे भैया, हृदय होता है। अब हृदय कितने चैम्बर का होता है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, पहला पॉइंट याद रखिएगा आप, मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। मैमल्स का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई रेप्टाइल्स की, है ना, रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो भाई इनका 3 का होता है। एक और अगर मैं बात करता हूं तो एम्फीबियंस होता है ना, एम्फीबियंस होता है मेरे भाई, एम्फीबियंस का भी बेटा 3 का होता है। अगर मैं और बात करूं मेरे भाई यहाँ पर तो क्या होता है, एम्फीबियन जैसे
ये मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स होता है, एम्फीबियंस होता है, एप्स पक्षी, AVES एप्स पक्षियों का कितना होता है भैया 4 चैम्बर का होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई, फिश मछली है ना, मछली जल की रानी है और जीवन इसका पानी है, इसका 2 चैम्बर का होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ सर्वाधिक कॉकरोच, COCKROACH, कॉकरोच का जो हृदय होता है वो 13 चैम्बर का होता है। ये सबसे ज़्यादा हृदय चैम्बर होता है, सबसे ज़्यादा, क्या कह रहा हूँ मैं भैया, सबसे ज़्यादा हार्ट चैम्बर होते हैं, हार्ट चैम्बर इसके अंदर होते हैं, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, पक्षियों का होता है 4 चैम्बर हृदय, क्या होता है 4 चैम्बर। जो मैमल्स का होता है ना, वही पक्षियों के अंदर भी 4 चैम्बर का हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, बी इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द करेक्ट हियर। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ। आ जाओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अच्छा प्रश्न है, आता है पूछने के लिए। तो 3 पॉइंटों को भी आपको याद रखना है भैया। जैसे आप लोगों से प्रश्न आ रहा है सेल्सियस स्केल पर कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पर अगर केल्विन की बात करते हैं तो 310 केल्विन होता है भैया, है ना। ठीक, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, तीनों ही बात आपको समझ में आ गई। हालांकि अगर आपसे बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा है ना, बॉडी टेम्परेचर की बात करता है तो 37 डिग्री सेल्सियस हम कह देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 36.9 होती है। वहीं पर अगर आपसे ब्लड टेम्परेचर की बात करें मेरे भाई, ब्लड टेम्परेचर की बात करता है तो क्या हो जाएगा आपका 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 1 डिग्री ज़्यादा होता है आपके किससे, बॉडी टेम्परेचर से। तो यहाँ पर आंसर आप क्या सही देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। कोई समस्या बताओ, क्लियर सी बात समझ में आ गई, आंसर समझ में आ गया, तो सी आंसर आपका सही जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, सी आंसर आप लोग सही कर देंगे, ठीक है भैया। आ जाओ अगला प्रश्न देखिएगा कि PNG का मुख्य घटक होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि PNG का मुख्य घटक होता आता है पूछने के लिए, और कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। चलो भाई, PNG का मुख्य घटक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। तो PNG और हम देखें CNG, सबका क्या होगा भैया, मीथेन हो जाएगा। सही आंसर क्या है भैया आपका, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ऑन्कोजीन संबंधित होता है। ऑन्कोजीन जो है ना भैया वो कर्क रोग से संबंधित होता है। और इस ऑन्कोजीन का मतलब क्या होता है, कर्क रोग। कर्क रोग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कैंसर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, कैंसर की बात कर रहे हैं। कैंसर में क्या होता है, अनियमितता के साथ में सेल्स का बढ़ना देखने के लिए मिलता है। तो कर्क रोग ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन क्या होगा, कर्क रोग से संबंधित होगा, ठीक है। आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन, लाइकेन मिश्र जीव है जो बने होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, लाइकेन क्या होता है भैया, एक कवक होता है प्लस कवक के साथ क्या होता है, शैवाल। शैवाल और कवक को मिला दें तब जाकर के क्या बनता है मेरे भाइयों, लाइकेन बनता है। और लाइकेन जो होता है इन दोनों के अगर संबंध की बात करूँ ना मैं, तो इन दोनों में सहजीवी संबंध होता है। कैसा संबंध होगा भैया, इन दोनों का जो संबंध होता है ना वो सहजीवी संबंध होता है ना, सहजीवी संबंध होता है ना, संबंध होगा भैया। सहजीवी संबंध होता है इन दोनों का, एक दूसरे के लिए बने होते हैं। और जो लाइकेन होता है ना, ये इत्र बनाने में, और ये डायरिया का रोग होता है ना, डायरिया रोग की दवा बनाने में। और अगर हम लोग बात करें इत्र बनाने में, डायरिया रोग की दवा बनाने में, और मृगी रोग की दवा बनाने में, है ना, मृगी की दवा में दवा बनाने में यूज होता है भैया। क्या होता है, यूज होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, ये जो लाइकेन होता है ना, ये वायु प्रदूषण का अच्छा संकेतक होता है। वायु प्रदूषण का अच्छा संकेतक होगा भैया, है ना, ध्यान से समझिएगा। वायु प्रदूषण का अच्छा संकेतक होता है ना। जहाँ पर लाइकेन होगा वहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं होगा, जहाँ वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन का पौधा नहीं होगा। लाइकेन से क्या होता है भैया, लिटमस पेपर। लाइकेन से क्या है, लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाते हैं, है ना। लिटमस पेपर में क्या यूज़ किया जाता है,
लाइकेन यूज़ किया जाता है। और लिटमस पेपर का जो प्राकृतिक रंग होता है ना, नेचुरल कलर होगा, प्राकृतिक रंग, तो वो प्राकृतिक रंग कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है बैंगनी, जैसे पर्पल कह लो, है ना। तो बैंगनी रंग इसका नेचुरल होता है लिटमस पेपर का। तो ये लाइकेन मिश्र जीव होते हैं किसके भाई, कवक एवं शैवालों के होते हैं। और इन दोनों में क्या है, सेम्बायोटिक का संबंध होता है, सहजीवी संबंध देखने के लिए मिलता है। लाइकेन का प्रयोग इत्र बनाने में, डायरिया की दवा बनाने में, मृगी रोग की दवा बनाने में किया जाता है। और ये लाइकेन जो होता है ना, वो एक वायु प्रदूषण का अच्छा संकेतक होगा। जहाँ पर लाइकेन होगा वहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं होगा, और जहाँ वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन का पौधा नहीं बनेगा। क्लियर सी बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर भैया। इनमें से कौन सी मिट्टी के लिए प्राथमिक परिरक्षक नहीं है? अच्छा प्रश्न है, प्राथमिक परिरक्षक नहीं है भैया, बता दो। अब इन तीनों चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो प्राकृतिक परिरक्षक के रूप में नहीं जाना जाता है। तो देख के बताइएगा फटाफट से क्या है। आपने पीके मूवी देखी है, पीके, और पीके मूवी में आप एन और जोड़ दो तो एन पीके हो गया, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, एनपीके देख लो, है ना, एनपीके, ये क्या होते हैं? अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्राथमिक उर्वरक होते हैं। क्या होंगे भैया? ये प्राथमिक परिरक्षक या उर्वरक कह लो इनको, है ना, उर्वरक होता है, उर्वरक होते हैं तीनों के तीनों। अब देखो इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं है, एन, पी और के, सल्फर नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई मेरे? सल्फर नहीं होगा। नहीं की बात कर रहा है तो ये तो एन, पी, के से आपको एक न्यूमेनिक मैंने दे दिया, निमोनिक एक ट्रिक दे दी जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। पी के मूवी में एन और जोड़ दो, है ना। चलो आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन देखो। सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सिस्टमा नेचुरी एक बुक है मेरे भाई, और इस बुक को 1935 में लिखा गया। और 1935 में होता क्या है, सिस्टमा नेचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं, सिस्टेमा नेचुरी, अगर सिस्टेमा नेचुरी या नेचुरे की बात करते हैं तो ये एक बुक का नाम है भैया। क्या है? ये एक बुक है। और इस बुक का जो ऑथर है, इसके जो रचयिता है वो क्या है, उनका नाम क्या भैया? कार्लस लीनियस है। क्या है भैया? कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने इसको लिखे थे। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है भैया। इन्हें क्या है? वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण की बात कही है। इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले इन्होंने ही जंतुओं को दो भागों में डिवाइड किया, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। इन्होंने कहा कि जंतु दो प्रकार का देखने के लिए मिलता है, एक होता है प्लांट और एक होता है भैया जंतु। तो सजीवों जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इन्होंने इस बात को कहा था। इसके बाद फिर हैकल नाम के वैज्ञानिक आए, 3 भागों में बांट दिया। फिर कॉपलैंड आए, 4 भागों में बांट दिया। बिटेकर ने जंतु जगत को 5 भागों में बांट दिया। फिर एक 2 वैज्ञानिक आए जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना, बिटेकर के ही वर्गीकरण सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। फिर 2 महान वैज्ञानिक आए, मॉर्ग्यूलस और स्वार्ज। मॉर्ग्यूलस और स्वार्ज नाम के व्यक्ति आए, और मॉर्ग्यूलस और स्वार्ज नाम के व्यक्ति कहते हैं कि नहीं भाई, 5 प्रकार तो होते हैं, हमने मान लिया। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं पता है? एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल, एक होता है कवक, एक होता है प्रोटिस्टा और एक होता है मोनेरा। ये 5 प्रकार के जंतुओं के रूप में बांटे। सजीवों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है भैया? 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 में, जिसमें पहला क्या है? प्लांट, दूसरा क्या है? एनिमल, तीसरा क्या है भैया? हमारा मोनेरा, चौथा क्या है? हमारा प्रोटिस्टा, 5वां क्या है? हमारा कवक। तो बिटेकर ने कवक को जोड़ा था, कोपलैंड ने किसको जोड़ा था? कोपलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसने प्रोटिस्टा को जोड़ा था। और मोनेरा को किसने जोड़ा था? हैकल ने जोड़ा था। सॉरी, हैकल ने प्रोटिस्टा को जोड़ा था, कोपलैंड ने मोनेरा को जोड़ा था। और 2 किसने दिए थे? कार्लस लीनियस ने। कार्लस लीनियस को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण का पिता। और मॉर्ग्यूलस और स्वार्ज नाम के 2 महान व्यक्तित्व आ गए। उन दोनों ने क्या किया पता है? मॉर्ग्यूलस और स्वार्ज ने क्या किया है? मॉर्ग्यूलस और स्वार्ज नाम के दोनों व्यक्ति आए और उन दोनों भाई साहब ने 5 प्रकारों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 5 प्रकारों को। अब 2 भाग कौन कौन से? एक सेकंड, 2 भाग कौन कौन से मेरे भाई? उन्होंने क्या कहा कि जो 5 प्रकार के जंतु है ना, इनको आप लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। उन्होंने कहा कि जंतु जितने भी प्रकार के होंगे उनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होगी प्रोकैरियोटिक और एक होगी यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में उन्होंने मोनेरा संघ को रखा और यूकैरियोटिक कोशिका में 4 संघ रख दिए, प्रोटिस्टा रख दिया, और सॉरी प्रोकैरियोटिक में प्रोटिस्टा रखा, और बाकी के क्या है हमारे
मॉर्गुलस और स्वार्ज ने क्या है, दो भागों में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा सॉरी एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में उसने क्या किया है, प्रोकैरियोटिक में उसने मोनेरा जगत को रखा है, और यूकैरियोटिक में उसने प्रोटिस्टा को रखा, कवक को रखा, प्लांट को रखा और एनिमल को रखा। उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय। तो प्रोटिस्टा को रखा उसने एक कोशिकी में, कवक जंतु और प्लांट को रखा बहुकोशिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री है जंतुओं के वर्गीकरण की। और वहीं पर फिर प्लांट को भी एक वैज्ञानिक चले आए, और इक्लर नामक वैज्ञानिक ने 1883 में प्लांट को भी दो भागों में बांट दिया। एक बांटा उन्होंने क्रिप्टोगैमस, एक बांट दिया फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को फिर तीन भागों में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनरोगैमस को दो भागों में बांट दिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट दिया, मोनोकॉट, डाइकॉट। मतलब ये जंतु जो आप आसपास देख रहे हैं ना अपनी दुनिया में, वो सब इस प्रकार से बटे हुए हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बांटा, फिर हम उसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सिस्टमा नेचुरी एक बुक थी जो कार्लस लिनियस ने लिखी थी। इन्होंने बताया था इस बुक के माध्यम से कि सजीव किसे कहा जाता है। तो इन्होंने लिविंग की परिभाषा इसी बुक में दिखी। इन्होंने कहा कि उन जंतुओं को सजीव कहते हैं जिनमें क्या होता है भाई, रेस्पायरेशन की क्रिया होती है ना, रेस्पायरेशन, जहां पर रेस्पायरेशन की क्रिया होती है उन्हें सजीव कहते हैं। इन्होंने कहा डाइजेशन की क्रिया होती है उन्हें सजीव कहते हैं। इन्होंने कहा कि जिनमें एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है उन्हें सजीव कहते हैं। इन्होंने कहा कि जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, उन्हें भी हम लोग सजीव कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया भैया आपका, कार्लस लिनियस। तो ये सारी बातें लिविंग के लिए इन्होंने समझाई थी हमको। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न समझेंगे क्या कह रहा है। 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना जो है भैया, 18 कैरेट सोना है। और आप सभी लोग जानते हैं 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध माना जाता है। परसेंटेज पूछ रहा है ना, लगा लेना हिसाब किताब। 18 कैरेट सोना है, उसमें 24% जो सोना होता है, आपको पता है कि भैया 24% सोना जो है वो कैसा होता है मेरे भाई, शुद्ध सोना माना जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लोग क्या कर देंगे भैया, आंसर आप इसका कर लेंगे। ठीक है, चलो क्लियर हुआ क्या? चलो भाई, तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे भैया। ठीक है, चलो चलो भाई ठीक है, आगे बढ़े। अब आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप की किस भाग से प्राप्त की जाती है। कुनैन नाम की एक मलेरिया की दवा होती है जिसे सिनकोना नाम के पौधे से बनाया जाता है। भाई सिनकोना पौधे की छाल से बनाया जाता है। ठीक है, तो सिनकोना पौधे की छाल से बनाया जाता है। छाल बोले तो ये रही है ना, छाल से बनाया जाता है, याद रखिएगा। कुनैन जो है मलेरिया के लिए आवश्यक होती है। ऐसे ही एक और होती है, मैंने आपको बताया होगा कल की क्लास में शायद, जो हमारी कौन सी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एस्प्रिन। एस्प्रिन नामक दवा को पीड़ा हरित औषधि के नाम से भी जाना जाता है। और पीड़ा हरित औषधि मतलब वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमें अल्कोहल का नशा हो जाता है ना, तो वो अल्कोहल के नशे को भी दूर करने के लिए दी जाती है, जैसे पीड़ा हरित औषधि के नाम से हम लोग जान रहे हैं। और उसे बिलो नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। बिलो वही पौधा है जो मैच खेलने वाले बल्लों में इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों ने देख ली। अब जरा आइएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का कोयले में निम्नतम वाष्प
वाष्पशील पदार्थ होता है। मतलब ये पीट, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट और क्या बिटुमिन, ये 4 प्रकार के कोयला हैं और इन चारों में से कोई एक ऐसा कोयला दिखाई दे रहा है मेरे को जिसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा निम्न होती है। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन प्लस H2O देखने के लिए मिलता है और H2O क्या होता है, उच्च मात्रा किसकी होती है मेरे भाई, उच्च मात्रा होती है कार्बन की। और ये कैसा होता है भैया, ये निम्न होता है। ये क्या होता है, निम्न होता है। तो ये कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट नाम का जो कोयला होता है इसमें भैया H2O की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है, निम्न होती है। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर विल बी सी। अगले क्वेश्चन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग ऐसे बताएंगे भाई जैसे कि मान के चलो हलवा, क्योंकि आपको जो है फिजिक्स का तो सर ने ज्ञाता बना दिया होगा। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता है, तो उसके लिए न्यूनतम कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए बता दो। अगर आपकी मान लो 10 फीट लंबाई है तो आपको भैया अपनी लंबाई का आधा, तो लंबाई का हमेशा आधा n/2 कह लो, है ना, n/2 चाहिए होता है। n का मतलब है लंबाई, किसी भी वस्तु, दर्पण, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी है, 1.50 दी है। इसको आप लोग 2 से भाग दे देंगे। जब आप लोग 2 से भाग देंगे तो लगा लो हिसाब किताब कितना निकल के आएगा। कोई समस्या आएगी क्या यहाँ पर, बताओ भाई, जल्दी से आंसर कर देंगे क्या इसका आंसर, बताओ जल्दी 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 फटाफट से आंसर कर दो भैया, जल्दी से इसका आंसर हो जाना चाहिए। चलो ना 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 ना, सही हो गया ना भाई, चलो आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे मांस की सुरक्षित रखने में, मांस को सुरक्षित का मतलब है कि इसको भाई प्रिजर्व किया जाएगा, लंबे समय तक रखा जाता है मांस को। तो लंबे समय तक रखने के लिए मॉर्फिलिन का प्रयोग किया जाता है ना, मॉर्फिलिन का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, काला फेफड़ा बीमारी किससे संबंधित होती है, शायद कल की क्लास में हुआ था। कोयला खान जो होता है, बाकी का सीमेंट फैक्ट्री, चीनी फैक्ट्री में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, इनको सिलिकोसिस नाम का रोग होता है भैया, है ना, सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस नाम के रोग, ये क्या है, ये फेफड़ों को ग्रसित करता है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है। ये प्रश्न अच्छा है भाई, जो आपके एग्जाम में वाकई बनने लायक क्वेश्चन है और ये बनता भी है। जैसे कि अगर मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 14 का प्रयोग आप सभी जानते हैं, पौधे एवं जंतुओं की अवशेषों का पता लगाने में यूज किया जाता है। वहीं अगर आर्सेनिक 74 की बात कर ले तो वो एक रेडियो समस्थानिक होता है, जो किसके लिए होता है भाई, ट्यूमर के इलाज के लिए होता है। और जो हमारा सोडियम 24 है ना भाई, ये क्या करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र में थक्के का पता लगाता है। ये क्या है, सोडियम, ये रक्त परिसंचरण में थक्का, रक्त थक्के का पता लगाएगा, या सर्कुलेशन में या रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण में किसका लगाता है भाई, ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाएगा। ये क्या होता है भैया, जीवों व पौधों के अवशेषों का, पता लगाता है। ये ट्यूमर इलाज के लिए होता है, ये कैंसर के लिए होता है। ठीक है, चारों ही पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यहां पर मेरे भाइयों आपका जो सही जवाब होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। क्या सही चला जाएगा भाइयों, ए आंसर आपका यहां पर एकदम परफेक्ट रूप से करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये क्या उत्सर्जित करेगा भाई, अल्फा किरणें करेगा, बीटा किरणें करेगा, गामा किरणें करेगा, एक्स किरणें करेगा। करो भाई आंसर करो जान, इसका क्या आंसर हो जाएगा भाइयों, इसका फटाफट से बताइएगा, जल्दी 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 से। समझ में आ रहे हैं ना आपको सारे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, आते हैं भाई जनरल साइंस के, यही क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे के सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर इनको अच्छे से करिएगा।
हो गया भैया आंसर इसका। चलो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गामा रेज। क्या करेगा ये, गामा रेज करेगा। आ जाओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे और प्यारा सा पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप ज़रूर इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे भाई जैसे कि मान के चलो हवा में पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इजी क्वेश्चन होगा, इतना इजी क्वेश्चन होगा कि कुछ कहो ही मत। बता दो जल्दी से फटाफट से क्या आंसर इसका सही जाने वाला है आपके अकॉर्डिंग। सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, P बराबर 1/f लगाएंगे ना, P बराबर 1/f लगाएंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो f की वैल्यू जब आपको निकालनी है 100/p लगा दो, 100/p लगाएंगे तो 100/2, क्योंकि +2 डायोप्टर दे रखा है और +2 डायोप्टर दे रखा है, तो 50 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे प्रश्न को भी मेरे को बताना पड़े तो मामला फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। फिर तो आपका फिजिक्स पढ़ना ही बेकार हो जाएगा, है ना। फिर तो सर हम पढ़े ही ना, आप तो बेइज्जती कर रहे हो इतना इजी क्वेश्चन दे करके हमें। नहीं ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, लेकिन चलो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। P बराबर 1/, क्या है, F फॉर्मूला लगेगा। P की वैल्यू हमारे पास 2 है, F की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 1 मीटर बराबर कितना होता है भैया, 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में निकालना इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए। तो देखो अब आपको क्या पूछा जा रहा है, F बराबर पूछ रहा है, तो F बराबर की बात कर रहा है तो P इधर चला जाएगा। जब P इधर जाएगा तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी नीचे, और 100 क्या आ गया भाई, मीटर में आ गया। तो F को इससे इसको काट दो, तो F बराबर कितना आ गया भाई, 50 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अरे आ जाएगा। समस्या, परेशानी, दुख, कोई दर्द। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक है, सुमेलित कीजिए, लेकिन इसका भाई आपको सुमेल करना है केवल, है ना। क्या करना है, सुमेल करना है। मतलब इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का भैया ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप लोग क्वेश्चन जरूर समझिएगा। 4 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। जैसे एक प्रश्न आता है आपसे पूछने के लिए, चलो मैं पूछता जा रहा हूँ, आप लोग आंसर छोड़ते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न आता है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मान लो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कहेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो पर्यावरण दिवस की जब बात आती है तो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा आंसर करेंगे आप लोग 1 दिसंबर को। अगर आपसे पूछिए 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनता है, तो शिक्षक दिवस मनता है, सभी को पता है ना, शिक्षक दिवस मनता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है 16 अक्टूबर को क्या बनता है, तो 16 अक्टूबर को मेरे भैया आपको पता है खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई समस्या आई क्या, मिलाते जाओ, इसको मिला दो, गलत मिला दिया, इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे, और इसको मिला देंगे इससे। हो गया आंसर क्या बना इसका, 2 3 4 1। ये आंसर आपका बन करके तैयार हो गया। कोई समस्या आई क्या, बताओ, समझ में आ गया। चारों क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, बताइएगा। अब स्त्रियों के अंदर क्या होता है, सेक्स हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्त्रियों के अंदर 3 प्रकार के सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं। एक होता है रिलैक्सिन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, और एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वो मेन सेक्स हार्मोन के रूप में जाना जाता है। क्या, मेन सेक्स हार्मोन। अगर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करता हूँ बेटा, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन होगा। ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या भैया, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। ध्यान से समझ रहे हैं ना इस बात को, ठीक। अब जरा देखो, जब महिला की क्या हो रहा है भैया, रजोनिवृत्ति की बात कर रहा है ना। चलो अगर मेनोफ्यूज की बात करें, रजोनिवृत्ति के समय की बात करें, तो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन अल्प मात्रा में महिला के अंदर निकलता है। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो पीरियड्स को बनाने के लिए आवश्यक होता है, अंडे के गैमेट्स बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है महिला के अंदर क्या करता है बेटा, वो जो बच्चा गर्भ में होता है ना, उस गर्भवास के अंदर बच्चे को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है।
कौन? प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जो होगा, ठीक है। तो अब गर्भाशय नहीं होएगा तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होगा? तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, लेकिन ये अल्प मात्रा, नासी मात्रा में निकलता रहता है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देंगे। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बेहतर तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। ए इज़ द करेक्ट हियर, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिएगा, ये कहना चाह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। अब देखो प्रोटीन के अंदर तो भाई गंधक भी पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर आयोडीन भी पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर लोहा भी पाया जाता है। मैंने क्या बताया? प्रोटीन के अंदर भैया गंधक होता है ना। प्रोटीन के अंदर क्या होता है मेरे भाई? गंधक की मात्रा देखने के लिए मिलती है। देखो जरा ध्यान से देखना, गंधक होता है भैया। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा भी देखने के लिए मिलती है। प्रोटीन के अंदर क्या मिलता है? फास्फोरस, फास्फोरस की मात्रा होती है भैया। प्रोटीन के अंदर क्या भैया? लोहा पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर क्या भैया? आयोडीन पाया जाता है ना, आयोडीन पाया जाता है भाई। प्रोटीन के अंदर भाई ये सारे कार्बन भी पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डी। तो ये इनके भी अंश, मतलब ये अल्प मात्रा में होते हैं, ये अल्प मात्रा में होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं। याद रखेंगे इनको भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाती हैं। करेक्ट हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, क्या होता है? किसकी बात कर रहा है मेरे भैया? सीएनजी की बात कर रहा है। अच्छा एक बात देखो, सीएनजी में हम लोग समझते हैं एक पॉइंट को। जैसे आपने गैस का नाम सुना होगा भाइयों, किस गैस का नाम सुना होगा सीएनजी में? जैसे आपने सुना होगा भैया एक बायोगैस के बारे में सुना है। बायोगैस किसे कहते हैं? ये प्रश्न बनता है आपसे, तो बता देना। सीएनजी को ही बायोगैस के नाम से जानते हैं। सीएनजी को जानते हैं क्या? नहीं, सीएनजी को नहीं जानेंगे, लेकिन मीथेन को जरूर जानेंगे, है ना। मीथेन को बायोगैस के नाम से जानते हैं। एक और मर्स गैस किसे कहते हैं? मर्स गैस के नाम से किसे जानेंगे भैया? तब भी आपका आंसर क्या होगा? मीथेन होगा, ठीक है। पैडी फील्ड से निकलने वाली जो गैस होती है ना, वो भी कौन सी होती है मेरे भाई? मर्स गैस, यही होती है हमारी। तो सीएनजी का जो मेन मुख्य घटक होता है ना, वो क्या होता है भैया? वो मीथेन ही होगा। सही आंसर मीथेन होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। और इसी को हम लोग ये सारी चीज़ों के नाम से जानते हैं। क्लियर? सही आंसर क्या हो जाएगा अब आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आ जाओ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म खून वाला होता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया भाई पूछने के लिए। जंतुओं की अगर मैं बात करता हूँ, एनिमल की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो एनिमल दो प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स। एनिमल्स की जब हम लोग बात करते हैं भैया, चर्चा करें, तो एनिमल्स के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, ठीक है। और एक होता है मेरे भाई कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है मेरे भैया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। तो ये तीनों को मिला देंगे तो ये क्या होता है? ये अपने शरीर का तापमान, अपना तापमान स्वयं नियंत्रण करते हैं, है ना। अपना तापमान स्वयं नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? वातावरण पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है इनके शरीर का तापमान, बेटा याद रखना। और जितने भी मैमल्स होते हैं ना, जितने भी मैमल्स होते हैं सारे इसी में आते हैं, वार्म ब्लडेड में, है ना। क्या है? जितने भी मैमल्स होते हैं, एप्स होते हैं। एप्स का मतलब होता है पक्षी। और इसमें क्या है भैया? इसमें सारे के सारे एम्फीबियंस मान लो, एम्फीबियंस, ठीक है, उभयचर। तो देखो मगरमच्छ हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गई, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? ये कोल्ड ब्लडेड होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, है ना। और ये जो कबूतर है ना, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो जाएगा भैया। कबूतर क्या हो जाएगा? वार्म ब्लडेड। क्योंकि कबूतर किस में आ रहा है पता है? कबूतर आ रहा है आपके
पक्षियों के अंदर आ रहा है। और जितने भी पक्षी होते हैं वो सारे के सारे वार्म ब्लडेड होते हैं। मैंने क्या बताया कि ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान क्या है, जो स्वयं से निर्भर कर लेगा, वो गर्म खून वाले जंतु में आएगा, और जिसके शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर करता है वो ठंडे खून वाले जंतुओं के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, कबूतर। मेढक, मछली, मगरमच्छ सारे के सारे ठंडे खून वाले होते हैं, है ना। चलो आइएगा अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, आता है पूछने के लिए भैया। तो डॉल्फिन का जो समूह होता है बेटा, उसे पॉड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा, पॉड। पॉड क्या है, द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा भाई, डॉल्फिन का एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। पॉड, पॉड किसे कहते हैं, डॉल्फिन के ग्रुप को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी किसे कहते हैं। उड़न लोमड़ी की बात आ रही है बेटा। उड़न लोमड़ी का जो शरीर होता है ना 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो उड़न लोमड़ी होती है ना, वो एक क्या है, हम ये कह सकते हैं कि चमगादड़ जो है ना, उसी को उड़न लोमड़ी कहते हैं, ठीक है भाई। चमगादड़ को किसको कहेंगे भैया, चमगादड़ जो होती है ना, उसी को उड़न लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इस वाली बात को, ठीक है। चलो, जो दुम विहीन, एक बहुत बड़ा चमगादड़ हम कह लेते हैं दुम विहीन, है ना, दुम विहीन, दुम विहीन। अब ये जो दुम विहीन होती है ना, दुम विहीन बड़ा चमगादड़, चमगादड़ जो है, इसे आप लोग क्या कहेंगे मेरे भैया, इसी को उड़न लोमड़ी कहते हैं। क्या कहेंगे, उड़न लोमड़ी, उड़न लोमड़ी कहते हैं, उड़न लोमड़ी कहते हैं, ठीक है भैया। इसके शरीर की जो लंबाई होती है ना, इसका जो शरीर होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर का लंबा होता है। सही आंसर आ गया, एक चमगादड़। इसका जो सिर होता है ना, वो लोमड़ी के जैसा दिखाई देता है, अगर आपने कभी देखा हो तो। और ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में हो, ये पूरे भारतवर्ष में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को, ओहो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। जैसे गैस्ट्राइटिस होता है, आयराइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है ना, और ब्रोंकाइटिस होता है, ये सारे के सारे अलग अलग रोग होते हैं भाई। अब एक प्रश्न आपसे ये बन जाता है भैया कि ये बता दो सर जी कि जो गैस्ट्राइटिस होता है ये रोग क्या होता है। तो ये गैस्ट्राइटिस रोग है ना, ये पेट की सूजन से संबंधित है ना, पेट की सूजन, पेट की सूजन से संबंधित रोग होता है मेरे भाई ये, है ना। पेट की सूजन, पेट की सूजन से संबंधित है, ऐसे करके लिख देंगे पूरा, जिससे आपको याद बना रहे हैं, है ना। पेट की सूजन से संबंधित रोग होता है, संबंध होता है इसका भैया, ठीक। आयराइटिस का क्या बात है, आंख की सूजन से, है ना, आंख की सूजन से क्या होता है भैया, ये संबंधित होता है। हेपेटाइटिस की अगर मैं बात करता हूं तो भैया ये क्या है, लिवर को खराब करने वाली एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी। और किससे फैलती है जी, विषाणु से। किससे फैलती है भैया, विषाणु से। इसमें क्या है, यकृत जो है हमारा, यकृत अंग जो है प्रभावित होता है। क्या होता है बेटा, यकृत अंग जो है हमारा प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। अब बचा क्या है, श्लेष्मा ग्रंथि। तो ब्रोंकाइटिस जो होता है ना, ये श्लेष्मा ग्रंथि होगी। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। तो श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है ना, उस ग्रंथि के अंदर या हमारी नेजल कैविटी के अंदर एक लेयर टाइप की बन जाती है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में समस्या होने लगती है, उसी को ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। सही आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ही है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, चावल, मूंगफली, सेब या फिर क्या। देखो 1 ग्राम अगर हम लोग कच्ची मूंगफली खाएं, कैसी खाएंगे भैया, 1 ग्राम हम लोग कच्ची मूंगफली लेते हैं ना, तो कच्ची मूंगफली में क्या होता है बेटा, कच्ची मूंगफली में क्या होता है, 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन मिल जाते हैं। 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन मिलती है, बराबर प्रोटीन मिल जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया भैया, ग्राउंड नट आपकी सही हो जाएगी, मूंगफली आपकी सही हो जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ अगला प्रश्न। निम्न में से किसे धुएं वाला बम बनाने में प्रयोग किया जाता है।
ये तो अच्छा प्रश्न है। धुएं वाला बम, वाइट फास्फोरस को धुएं वाला बम बनाने में यूज़ करते हैं, ये आपको पता ही होगा। वाइट फास्फोरस को जिसे एक्सप्लोसिव के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या कर देंगे, फास्फोरस पी। तो यहाँ पर वाइट फास्फोरस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो सी इज़ द करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट हियर। आ जाइएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह शब्द ढूंढें जो समूह से संबंधित नहीं है। भाई हिरन, सांप, गाय और हाथी। अगर हिरन की बात करें, हाथी की बात करें, गाय की बात करें, तो ये क्या है, कॉर्डेटा संघ का मैमल्स कैटेगरी में आता है। और सांप जो है वो कॉर्डेटा संघ के रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बहुत सारी बड़ी व्याख्या कर दी थी, लेकिन अब हमें तो यही नहीं पता चल रहा कि आप कॉर्डेटा क्या कह रहे हैं, नॉन कॉर्डेटा क्या कह रहे हैं। कॉर्डेटा का मतलब होता है मेरे भैया बैकबोन वाले जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। मैमल्स की कैटेगरी, फिशेज होती हैं मछली, और तीसरा हमारा होता है एम्फीबियंस जिन्हें हम लोग कहते हैं उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं, और एक होता है रेप्टाइल जो रैंक कर चल लेते हैं, और एक होते हैं पक्षी। जो कॉर्डेटा एनिमल्स के 5 भाग होते हैं। बाकी जो नॉन कॉर्डेटा होता है विदाउट बैकबोन वाला, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें 9 भागों में बांटा गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं उनमें कई सारे आ जाते हैं, ऑर्थोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेथा, है ना, ये सारे के सारे आते हैं, कई सारे, इकाइनोडर्मेथा, ऑर्थोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, है ना, वो सारे के सारे किस में आएंगे, एनिलिडा, है ना। तो ये सारे के सारे आते हैं नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत। तो ये क्या है, जो सांप जो होता है ना भैया, ये कॉर्डेटा का रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है। ये क्या है, कॉर्डेटा के रेप्टाइल्स में आता है, ये रेप्टाइल्स में आएगा भैया। और ये तीनों के तीनों कहां पर आते हैं, ये मैमल्स में आते हैं, है ना, ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कोई समस्या यहां तक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसी सौर ऊर्जा परिवर्तन में प्रयोग करते हैं भैया, बेरिलियम को करते हैं, या फिर टांटेटियम को करते हैं, सिलिकॉन को करते हैं, या कार्बन को करते हैं। किसकी बात कर रहा है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की जब बात करता है भैया, सोलर पैनल की जब बात करेगा, तो एक चीज समझिएगा कि जो कंप्यूटर चिप बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग सिलिकॉन के नाम से जानते हैं, ये सेमी मेटल के नाम से जाना जाता है ना, सेमी मेटल के नाम से जाना जाता है। ये उपधातु कहते हैं, उपधातु के नाम से जाना जाता है। उपधातुएं रूम टेम्परेचर पर अधातु की तरह कार्य करती हैं, और टेम्परेचर बढ़ जाए तो धातु की तरह काम करती हैं। ऐसे एक प्रश्न आता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से कैसे जानेंगे, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग बेंगलुरु को जानते हैं भैया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिलिकॉन। पृथ्वी पर भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, उपधातु कौन सा होता है, तो बेटा वो सिलिकॉन ही होता है, पृथ्वी पर भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में। सिलिकॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका प्रतीक चिन्ह ऐसा ही होता है, 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका निकालेंगे तो 2 8 4 निकल के आएगा, 8 4 और 2 6 6 और 8 14। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। मिर्च में पाया जाएगा क्या, और कुमड़ी का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है कद्दू, कद्दू में पाया जाएगा या मूली में पाया जाता है। तो भैया सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, मिर्च में होता है, 143 पॉइंट कुछ करके होता है ग्राम 100 ग्राम मिर्च के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, खमीर एक उदाहरण होता है भैया, खमीर किसका उदाहरण है, खमीर बोले तो ईस्ट की बात कर रहा है जिसे खाने के रूप में यूज कर लेते हैं। तो भैया ये कवक का उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होगा मेरे भाइयों, कवक का उदाहरण होता है खमीर। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, ईस्ट जो होता है और मशरूम जो होता है, मशरूम ईस्ट जो नग्न विकृत बीज होते हैं, फफूंद होते हैं, कवक गांठदार होते हैं, तो ये सवाल होते हैं भैया, ये क्या होंगे, कवक होगा, फफूंद होगा एक प्रकार का, है ना। ईस्ट क्या होता है भाई, फफूंद होता आता है ये प्रश्न पूछने के लिए। तो सुनिश्चितता के साथ आप इस प्रश्न को अच्छे से कवर करिएगा कि ईस्ट क्या होता है। तो ये एक प्रकार का भैया क्या है, आपको फफूंद मिलेगा। ठीक, आ जाओ एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। कंचन एक उन्नत किस्म होती है, जैसे कंचन हो गई, कृष्ण हो गई, बनारस हो गई, ये 3 किस्में होती हैं। क्या बोला मैंने बोला भैया कंचन, मैंने बोला भैया कृष्ण, है ना, कृष्ण, और मैंने बोला भैया बनारस, बनारसी। ये तीनों किस्में होती हैं। ये किसकी होती है मेरे भाई, ये आंवला,
आंवला की किस्में होती हैं भैया, किसकी होती हैं? आंवला की। तो ये आंवला की किस्में होती हैं, और आंवला जो होता है ना, ये इसमें क्या है, विटामिन सी सर्वाधिक होती है भैया, है ना। विटामिन सी क्या होती है भाई मेरे, इसमें सर्वाधिक देखने के लिए मिलती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है भाई, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कंचन, बनारसी और कृष्ण, ये आंवला की किस्म होती हैं भाई। ठीक, कोई समस्या हो तो बताओ जरा फटाफट से। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आई, एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से। चलो अगले देखो, अगला क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा मेरे भाई, उसको देखेंगे कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है। देखो कैरियोजेंथिन होता है, कैरोटीन होता है। कैरोटीन गाजर के अंदर मैंने बताया था, लाइकोपीन अभी थोड़ी देर पहले आपने सुन लिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, कैरियोजेंथिन आपका आंसर सही होगा, जो पपीते के पीले रंग के होने का कारण बनता है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना। हाँ भाई देखो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। भोजन के वर्ग प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। देखो एक चीज समझना, यहाँ पर सबसे जो क्विकली एनर्जी प्रदान करता है भाई हमको, वो होता है हमारा कार्ब्स, जिसे कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है वो होता है फैट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। तो फैट के अंदर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देखने के लिए मिल जाती है, और कार्ब्स के अंदर 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा देखने के लिए मिल जाती है 1 ग्राम के अंदर। तो 1 ग्राम वसा जो होती है ना, 1 ग्राम फैट लिख लो, वसा अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर लिखा हुआ। तो 1 ग्राम भैया जो फैट होता है ना, इसके अंदर क्या है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देखने के लिए मिलती है। किलो कैलोरी ऊर्जा देखने के लिए मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फैट इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, सबसे जल्दी हमें एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, है ना। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट तथा फैट की कमी हो जाती है ना, तो हमें भैया यकृत जो है प्रोटीन से ऊर्जा बना करके या शर्करा बना करके कार्य कर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। प्रोटीन हालांकि हमारा बॉडी बिल्डर के रूप में कार्य करता है, हमारी मांसपेशियों को बढ़ाता है, एक ग्रोथ फैक्टर होता है, वृद्धि कारक होता है। ये क्या होता है, एक वृद्धि कारक होता है बेटा, ये वृद्धि कारक होता है। और लेकिन फिर भी क्या है, ये जब एनर्जी देगा जब कार्ब्स की और हमारे अंदर फैट की कमी हो जाएगी, तब इससे यकृत क्या है, एनर्जी बनाने का कार्य कर लेता है। एक और प्रश्न देखेंगे भैया। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। मतलब जो आपको सपने आते हैं ना, सपने में हो गया रे कमाल, रात को बहू आ गई, जो बहू आई थी ना आपकी रात को, उसको फिर आप सुबह याद करते हैं, कैसी आई थी, क्यों आई थी, कहाँ पर आई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था जब तो आई थी, अब तो है ही नहीं सुबह जगने पर, फिर आप पूरी कोशिश करते हैं। उसका मतलब विटामिन B6 विटामिन पायरोडॉक्सिन विटामिन के नाम से जानी जाती है, और ये डीएनए के निर्माण में सहायता करती है भैया, याद रखिएगा। इसकी कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। किडनी स्टोन बनने की समस्या इसी की वजह से भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विटामिन B6 की कमी से आपको स्वप्न याद नहीं रहते। एक और प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। देखो B12 की बात हो रही है, तो B12 के अंदर, B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है बेटा। विटामिन B12 को किसके नाम से जानेंगे, साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु होता है, और कोबाल्ट धातु की जब मैं बात करता हूं तो कोबाल्ट क्या करता है, हमारे आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है, और आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है कोबाल्ट। और कोबाल्ट की कमी हो गई तो साइनोकोबालामिन की कमी हो गई। साइनोकोबालामिन की कमी हो गई तो रक्त छींटता, जिसे रक्त अल्पता कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एनीमिया की समस्या विटामिन B12 की कमी से हो जाती है। तो योर राइट आंसर विल बी ए इज द करेक्ट, जिसका नाम क्या होगा भैया, कोबाल्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है।
ये प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीनो अम्ल। देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा तो आंसर कर देंगे। उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन, ये टायरोसिन की बात कर रहा है। टायरोसिन क्या काम करेगा, ये स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। टायरोसिन की वजह से यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। बिल्कुल जायज़ सी बात है भाई, टायरोसिन ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा, ये तो बात सही है। यह भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबावों का सामना करने में भी हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि यह उदासी से लड़ने, अगर टायरोसिन की मात्रा आपके अंदर है प्रोटीन के अंदर से आने वाले की, तो भैया आपके अंदर उदासी नहीं आएगी। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो झुर्रियाँ शरीर पर पड़ जाती हैं, है ना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन जो है हमारी कैसी होने लगती है भाई, सिकुड़ने लग जाती है। तो वो टायरोसिन की कमी कह लो, प्रोटीन की कमी कह लो, वो सारी चीज़ों की वजह से देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर दे। देखो भाई रक्षा वक्षा का काम कुछ नहीं है भाई इसका, है ना, ये रोगों से लड़ने की क्षमता वमता नहीं करती। गलत वाला पूछा है भाई, तो आंसर क्या लगा देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे भैया, डी आंसर लगा देंगे। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी सी सूचना है। अगर आपने अपना प्ले स्टोर पर जाकर के जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, उत्कर्ष एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को आज ही आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमारा क्या हो गया भाई, ऑनलाइन कोर्सेज अब सारे के सारे प्राइम फीचर के साथ स्टार्ट हो गए। एक नया अपडेट हमने इसमें उत्कर्ष एप्लीकेशन पर लाए हैं, जो आप बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी बेहतर चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ये प्राइम फीचर, प्राइम फीचर में क्या हुआ है, क्या बढ़ा है, स्टैंडर्ड फीचर में ये सारी चीज़ें हमारी अलाउ थी उसमें, लेकिन अभी क्या है, ये जो 3-4 चीज़ें दिखाई दे रही है ना, ये चीज़ें बहुत प्रॉपरली यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये प्राइम फीचर में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो एक बार इसे अपडेट करेंगे तो ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं, आपके लिए बहुत अच्छा बेहतर तरीके से ये रहेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर ठीक है, फिर आज के लिए आप लोग ऐसा करते हैं कि ये जो क्लास के जो क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चनों पर हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि जो अपने एप्लीकेशन पर प्राइम फीचर जो अलाउ हुआ है, इसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड करिएगा और फटाफट से अपने जो एप्लीकेशन है उसको मेरे भाइयों क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, घेवर कम खाइएगा, नहीं तो बेटा डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मजाक में कह रहा हूँ, आप लोग खूब भरपूर घेवर खाइएगा और सिस्टर को थोड़ा ठीक ठाक तरीके से पैसे वैसे दे दिएगा। निकम्मे बच्चों, पूरी साल देती हैं वो आपको, लेकिन आपसे एक दिन मांगेंगी भी नहीं, तब भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।